नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल अविनाश पाटिल टॉक्स। दोस्तों, काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं ये एक ऐसा चैनल बनाऊं जहां पर मैं फोकस करूं पर्सनल फाइनेंस पे, फ्रॉड प्रिवेंशन पे, क्योंकि ये बहुत ही आम चीज हो चुकी है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फ्रॉड के बारे में तो थोड़ी लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी लिमिटेड नॉलेज है। और मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाओ जिससे लोगों की मदद हो जाए। मेरा दूसरा चैनल तो रियल एस्टेट पे फोकस करता है, लेकिन ये चैनल फोकस करेगा ऑन हाउ यू कैन बिल्ड योर वेल्थ, वेयर यू शुड पुट योर मनी। और इसके अलावा अपना जो पैसा है फ्रॉडस्टर से और अपने जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिन्हें आप ऐसे ही पैसे लेंड किया करते हैं, वो ना कर कर आप अपने पैसों से पैसा कैसे बनाएं और उनकी भी मदद कर सकते हैं अगर आप उनके साथ ये फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करें तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। आप कोई भी इनकम ग्रुप से हो, आप कोई भी एज ग्रुप से हो, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बहुत ही सरल सिंपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन लोग आजकल इसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की थी 2014 में, यानी ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। और ऐसा कह सकता हूं एक डिसेंट फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने की है। अब मैं अपना पर्सनल फाइनेंस या फिर अपना पोर्टफोलियो खोलकर आपको नहीं बताऊंगा कि मेरा कितना लाखों का या करोड़ों का पोर्टफोलियो है, बिकॉज इजियर बीइंग सेड देन डन। आप जब प्लान करते हैं ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। ये जनरली फाइनेंशियल प्लानर्स, जो फाइनेंशियल प्लानर्स नहीं, फिनफ्लुएंसर्स या फिर आप जिनके वीडियोस देखते हैं, उसमें से कुछ जो इन्फ्लुएंसर है, हर कोई नहीं, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी कंटेंट क्रिएटर जो है वो काफी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मैं खुद कंज्यूम करता हूँ। वो आपको दूसरे साइड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी क्या होगा अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, या फिर हर कोई कहता है कि इतना पैसा डाल दो इस स्टॉक में, हर कोई कहता है कि इतना म्यूचुअल फंड में डाल दो और आप करोड़पति बन जाओगे इतने सालों में। ये सही है मैथमेटिकली, लेकिन रिस्क मिटिगेट करना और आदतें बनाना ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम वो जानेंगे। तो पहली चीज जो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की इज नोइंग, जानना। क्या आप जानते हैं आपके खर्चे कितने हैं? मेजॉरिटी लोगों से आप जाकर पूछ लो तो कहेंगे हाँ यार मेरे खर्चे तो बहुत है, मतलब सैलरी खत्म हो जाती है। लेकिन कौन सा खर्च कहां पर करते हैं, कितना पैसा कहां जा रहा है, क्या ये उन्हें पता है? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे तो उसमें से 9 लोग कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता। तो इसलिए अपने जो एक्सपेंसेस है उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आता है बजट। यानी अगर मेरी सैलरी अगर 50,000 है, तो क्या मुझे पता है कि मैं 5,000 मैं ग्रोसरीज के लिए दे रहा हूँ, 3-3.5 हजार मेरे इलेक्ट्रिसिटी की बिल है, 3,000 मेरे बच्चे की फी है, 2,000 उसकी ट्यूशन की फी है, 1,000 उसके फुटबॉल की फी है, इसके अलावा मेरा सोसाइटी का मेंटेनेंस है, या फिर मेरा रेंट है, मेरा फ्यूल का कॉस्ट क्या है, जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है आफ्टर योर रेंट। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर है, तो आफ्टर योर रेंट और योर EMI दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है फ्यूल, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी काफी पेट्रोल खाती है, तो काफी महंगा पड़ता है। हाँ, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप गाड़ी का कम चला रहे हो तो वो एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जनरली वो स्पेंड होते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। आपको कब पता चलता है? दूसरे महीने में। इसीलिए बजटिंग करना काफी जरूरी है। बजट कीजिए कि हाँ अगर मेरी सैलरी इतनी है तो मेरा राशन इतने का ही आना चाहिए, जिससे मेरे पूरे घर का खाना है, और जो सिर्फ खाना नहीं बट थोड़ा जबान को चटक लग जाती है, वो चीजें भी हम खरीद पाए। इसके अलावा वीक डेज में, वीकेंड में हम क्या खाते हैं, रेस्टोरेंट में कितने बार जाते हैं, ये चीजों को जरा एक्सेल शीट पे या पर पेपर पे लिखिए, और फिर आपको है ना थोड़े एस्टॉनिशिंग नंबर पता चलेंगे, और फिर आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे कि यार मुझे ना ये होटल में जब मैं 5 बार जाता हूँ ये कम कर देना चाहिए। 5 बार नहीं, मे भी 4 बार या 3 बार जाना ठीक रहेगा। मैं स्विगी से कितने बार खाना मंगवाता हूँ, मैं जोमेटो से कितने बार आइसक्रीम मंगाता हूँ, ये सारी चीजें थोड़ा एक बार ट्रैक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन खर्च के अलावा आप बाहर का खाना ज्यादा मंगाकर, जो आपकी इम्पल्सिव क्रेविंग्स होती है ना फॉर स्वीट, वो मंगाकर आप काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपके हेल्थ को भी इससे इम्पैक्ट हो रहा है। मीठा खाना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में, कभी कभी ठीक है। इजियर सेड देन डन, ये कहना मेरे लिए भी बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप के सामने वो डेटा रहेगा तो करने में आसानी होती है, क्योंकि तब आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो ये बात हो गई बजटिंग की। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इमरजेंसी फंड। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? आप मान के चलिए आप बजट कर रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा बचा रहे हैं, लेकिन वो पैसा भी मंथ एंड में आपको जरूरत पड़े खर्च कर रहे हैं। अब किसी दूसरे महीने में आपको जरूरत पड़ गई इमरजेंसी,
कुछ आ गया खर्चा, गाड़ी का रिपेयर आ गया, इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा है, अब वो इमरजेंसी फंड आपको काम में आएगा। अब वो इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करें? जो भी पैसा आप अपने एक्सपेंस के बाद, यानी सैलरी आ रही विच इज इनकम, एक्सपेंस आपको प्लान करना है, ठीक है, वो आपने प्लान कर दिया। ये शुरुआत वाली एक्टिविटी कर रहा हूं, बाद में ये एक्टिविटी थोड़ी रिवर्स हो जाती है। तो मेरी इनकम आ गई, मेरे एक्सपेंस मुझे पता है, उसके बाद मेरे कुछ पैसे बच रहे हैं, तो एक्सपेंस होने के पहले वो जो बच रहे हैं ना पैसे, उसको इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ एफडी, आरडी, या फिर लिक्विड फंड, डेट फंड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए। स्टॉक्स में मत डालिएगा, काफी वॉलेटाइल होता है। तो आई विल नेवर रिकमेंड एनीवन कि अपना जो इमरजेंसी फंड का पैसा है वो स्टॉक में डाले या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले। डेट फंड में डाल दीजिए, लिक्विड फंड में डाल दीजिए, जहां पे पैसा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता और एक बटन में आप पैसा मंगवा सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। वो कैसे कर सकते हो आप? आपका आइडियली इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 महीना टू 1 ईयर, जो भी आप डीम फिट करें। अगर आप एक बहुत ही सेफ जॉब में है, जहां पे गवर्नमेंट जॉब है, या फिर 2 पार्टनर्स में से एक पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में है, हस्बैंड या वाइफ, तो आपकी इनकम थोड़ी स्टेबल है और आपकी जॉब जाने की चांसेस बहुत बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। या फिर आप कॉर्पोरेट में भी हो लेकिन ऐसे पोजीशन पे हो जहां पे आपकी जॉब नहीं जाएगी, अगर आपको ये, तो आप 6 महीने का कर लीजिए टू स्टार्ट ऑफ, ठीक है। अब वो 6 महीने का एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको पता है कि मेरा खर्चा कितना है, दैट इनटू 6 इज योर इमरजेंसी फंड। अगर आपका 30,000 का खर्चा है, 40,000 का खर्चा है, तो 2,40,000 वो आपका बन के आता है। 50,000 है तो 3 लाख रुपया आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, वो आपने साइड में रख लिया। तो 2 चीजें हो गई, आपको बजटिंग आ गई कि आपका खर्चा कितना है, उसके अलावा आपके पास दूसरा चीज आपको पता चल गया, आपके पास इमरजेंसी फंड है, यानी आपका स्ट्रेस कम हो गया कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ हो गया तो 6 महीने का या 1 साल का खर्चा मेरे पास है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। सबसे पहला मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूं कि इमरजेंसी फंड के बाद आप एक मेडिकल इंश्योरेंस निकाल लीजिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट का है, अगर आपके पास कॉर्पोरेट का है जहां पर आप काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इन दैट केस गो फॉर टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट, ठीक है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी है, आपके इंस्टीट्यूट ने, आप जहां पर काम करते हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। पहला लेना तो आपको दोनों है, लेकिन इस केस में आप पहला टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है टू प्रोटेक्ट योर लाइफ। यानी अगर आपको फॉर सम रीजन अनटाइमली डेथ हो जाए आपकी, आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, यू डाई, आप डरा नहीं रहा हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी शायद बहुत कम हो, 1 लाख में एक फैमिली के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन व्हाट इफ ये आपकी फैमिली हो, तब आप क्या करोगे? एक छोटा अमाउंट देकर आप एक बड़ा कवर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2014 में कवर लिया था फॉर 1 CR। अब यहां पर मेरी भी गलती हुई है, देखिए इनकम बढ़ी है लेकिन मैंने इंश्योरेंस कवरेज नहीं बढ़ाया जो मुझे बढ़ाना चाहिए। 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था उस वक्त, जो आज के दिन में उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली को एक लाइफस्टाइल की आदत हो चुकी है। वो लाइफस्टाइल लाइफ टाइम तक अगर मुझे कल कुछ हो जाता है तो वो 1 करोड़ रुपए शायद इनसफिशिएंट हो जाए। हाँ, लेकिन उसके अलावा मेरे दूसरे इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो भी देखकर मुझे कॉल लेना है कि वो अमाउंट मुझे बढ़ाना है कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है टर्म इंश्योरेंस तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपके फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इमोशंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट पैसा आपको लाइफ में कुछ चॉइसेस दे देता है, कुछ स्ट्रेस कम कर देता है, और आपकी फैमिली एक अच्छे पोजीशन पर या फिर एक डिसेंट लाइफस्टाइल आपके बाद भी जी सकती है। आइडियली 10 टाइम 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम या फिर 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, वॉट एवर यू डीम फिट, आपका जो भी बजट अलाउ करे वो हिसाब से आप ले लीजिए। आप 10 टाइम्स ले लीजिए अगर आपका पार्टनर वर्किंग है, अगर आपका पार्टनर वर्किंग नहीं है तो देख लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर पाए तो 20 टाइम्स का ले लीजिए। यानी अगर आपकी सैलरी ईयरली 6 लाख की है तो 10 टाइम्स 60 लाख का बन के आ रहा है। इन दैट केस आई वुड प्रेफर आप 1 करोड़ का ही ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख है, 1 करोड़ का ले लीजिए, थोड़ा और पैसा डाल सकते हो, क्योंकि देखिए कवरेज बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रीमियम का डबल नहीं होगा, वो कुछ प्रोपोर्शन में बढ़ता है, तो 2 करोड़ का ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्म इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। वो क्यों लेना चाहिए? आप यहाँ पर काम कर रहे हैं आज, कल अगर आपकी नौकरी छूट गई तो आपका कवरेज कहां पर है? देन यू विल हैव टू यूज योर इमरजेंसी फंड। तो नौकरी छूट गई, मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए तो इमरजेंसी फंड यूज कर लिया, लेकिन उसके अलावा नौकरी ढूंढने में अगर 4-5 महीने लगे तो वो खर्च कहां से आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए आपके पास मेडिक्लेम होना चाहिए। अब मेडिक्लेम में जनरली अगर आप सिटी में रहते हैं तो 10 लाख का इज सफिशिएंट, एक कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं कहूंगा, बट इट्स अ डिसेंट अमाउंट। मेडिकल एक्सपेंसेस अपने देश में 12 से 14% पे हर साल बढ़ रहे हैं। वो सबसे तेज भागने वाला इन्फ्लेशन है, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंस। तो
वो इंश्योरेंस आपको लेना बहुत जरूरी है। मेरे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे काफी कन्विंस किया मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए। मैं हमेशा उसको बोलता था, अरे है ना यार, ऑर्गेनाइजेशन का है। बोलता यार है, बट व्हाट इफ फैमिली में कोई बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, और तब मेरा ख्याल से मेरे पास 3 लाख का इंश्योरेंस था। अगर एक्सपेंस अगर 5 लाख का है तो क्या करेगा? तब तो यूल हैव टू गो एंड ब्रेक योर इंश्योरेंस, सॉरी नॉट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। अगर मार्केट उस टाइम पे डाउन रहा तो आप लॉस में एग्जिट करोगे वहां से। इसीलिए होना बहुत जरूरी है। तो मैंने उस वक्त ले लिया, और आई हैव माय कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। इसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल भी है, तो काफी एक डिसेंट अमाउंट है, सो दैट वो टेंशन नहीं रहता कि अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आए तो हम कैसे मैनेज करें उसे। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। फिर से रिकैप करूं, पहला होता है बजटिंग, उसके बाद होता है इमरजेंसी फंड, तीसरा होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में प्रेफरेबली मेडिक्लेम, अगर आपके पास ऑलरेडी है देन यू गो फॉर टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कंपनी ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मेडिक्लेम दिया है तो आप टर्म इंश्योरेंस पे जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस अगर आपके ले लिया तो उसके बाद पर्सनल मेडिक्लेम ले लीजिए, क्योंकि फिर आप सिक्योर करेंगे आपका जॉब लॉस की वजह से मेडिकल एक्सपेंस। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद आता है द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। हमें पैसा कहाँ डालना चाहिए? देखिए, पैसा तो आप बहुत जगह डाल सकते हो, बट द बेस्ट बेट हिस्टोरिकली जो डेटा दिखा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो, ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहते हो, तो आप जरूर जरूर इन्फ्लेशन को बीट करोगे और एक अच्छा रिटर्न बनाओगे। मार्केट आज तो 20-21% दे रहा है, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, ये पिछले 4 साल में आए हैं। तो हमने वो समय भी देखा है जब मार्केट बिल्कुल मूव नहीं करता, वो समय भी देखा है जब आप लॉस में दिखते हो, और वो समय भी देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप 20% पे हो। तो लेकिन हिस्टोरिकली एवरेज देखा जाए तो 12-14% इज अ गुड इनफ रिटर्न। अगर आप वो पैसा कमा सकते हो तो मान लीजिए जितना लंबा समय तक आप वहां पर टिके रहोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। अब कहां पर डालना है? बहुत आसान है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है। अगर आपको सेफ बेट खेलनी है, लार्ज कैप डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आपको पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हो। अलग अलग फाइनेंशियल प्लानर्स जो है वो अलग अलग आपको रेशियोज बताएंगे, और ये वन साइज फिट ऑल वाला नहीं होता है। बिकॉज देखिए, आपकी जो सिचुएशन है ना, मेरी सिचुएशन से बहुत अलग रहेगी। मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं 5 साल तक अगर मार्केट बहुत ही डाउन रहे तो भी मैं होल्ड कर सकता हूं, क्योंकि हमने वो पीरियड देखे हैं और हमारे पास दूसरे फंड्स अवेलेबल है। आपके पास शायद वो लेवरेज ना हो। तो मेरा हमेशा से रेकमेंडेशन होता है कि आप ना एक फाइनेंशियल प्लानर को हमेशा कंसल्ट कीजिएगा। लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लॉयर के पास चले जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानर्स के पास लोग जाने से कतराते हैं। मैं फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं। मैंने खुद भी फाइनेंशियल प्लानर से अपनी बेसिक क्लियर कराई थी 2014 में। उसके बाद थोड़ी नॉलेज आ गई, तो उसके बाद मैंने अपने लेवल पे फंड ऐड करता गया। लेकिन मोटा मोटा फाइनेंशियल प्लानर्स आपसे यही बताएंगे आपका रिस्क कैसे कवर करना है आपको, बिकॉज उनका खेल होता है लॉन्ग टर्म का। वो स्मॉल टर्म खेलते ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना सकते हो। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं अपना लैपटॉप खोलूं, स्क्रीन रिकॉर्ड करूं, आपके पास साथ 4-5 स्नैपशॉट शेयर करूं। मेरा जो पोर्टफोलियो है, कुछ लोगों को काफी ज्यादा लगे, कुछ लोगों को लगे अरे ये क्या नॉनसेंस है, हम तो करोड़ों वाले पोर्टफोलियो देखते हैं और ये कुछ लाखों का पोर्टफोलियो बता रहा है। लेकिन ये एक जर्नी है, और इट्स लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, इट्स मोर लाइक स्विचिंग योर लाइफस्टाइल। जैसे आप वर्जिश करते हो जिम में जाने के बाद, और आपको पता है 3 महीना 6 महीने में अगर आपकी बॉडी ढंग से बन गई, आप छोड़ दोगे, डाइट फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर से उसी वेट कैटेगरी में आ जाओगे। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग का भी होता है, पर्सनल फाइनेंस का भी होता है, जहां पर इट्स अ चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन स्पेंडिंग हैबिट्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजूस की तरह रहो। इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग डिफरेंट चॉइसेस, स्मार्ट चॉइसेस, जहां पर आप इंपल्सिव बाइंग ना करें। आप किसी को देखकर कुछ चीजें खरीदे ना, किसी को इंप्रेस करने के लिए खरीदे ना। और पैसों की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है? इट मेक्स यू फील पावरफुल। आप एक आईफोन लेके दुनिया को दिखा दो आईफोन, 4 दिन के बाद कोई देखेगा भी नहीं उसे। लेकिन जब आपके अकाउंट में या फिर आपके डीमैट अकाउंट में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख भी पकड़ लीजिए, ऐसे पड़े हैं और आपको दिख रहे रोज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और वो आपको पता है आपका पाथ क्या है, जो ट्रेजेक्ट्री है,
वो 5 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख वो होने वाली है कुछ सालों में, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। एंड देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन हैविंग दैट लिक्विडिटी। करोड़ों की प्रॉपर्टी रख लीजिए, लेकिन आपको अगर 5 लाख की जरूरत है ना, तो आप एक वॉशरूम नहीं बेच सकते, आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा, पूरी प्रॉपर्टी बेच। लेकिन व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, आप कुछ यूनिट्स बेचकर पैसा इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं, T+1 में, T+2 में, और पैसा आ जाता है आपके पास। लेकिन जब पैसा बढ़ता है ना, ट्रस्ट मी, आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि उसे आप छेड़े। लेकिन जब छोटा अमाउंट होता है तो आप उसे छेड़ते रहेंगे। इन सब चीजों पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप इस ब्लॉग से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस पर्सनल फाइनेंस पे और फ्रॉड पे मैं बनाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच। दिस वाज अविनाश पाटिल। सी यू, बाय।